शायद ही कोई इस दावे से असहमत होगा कि शहर और उनमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र की जीवन रेखा हैं, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था हो या उसका सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना और राजनीतिक कानूनी वातावरण। लेकिन शहर क्या होता है? सूक्ष्म स्तर पर शहर को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है और इसके अलावा अधिक बारीक स्तर पर इन प्रशासनिक इकाइयों में से प्रत्येक में विभिन्न आवासीय कॉलोनी शामिल होते हैं। मूल रूप से ये भारत भर अधिकांश राज्यों में पदानुक्रम संरचना होती है। यह एक और सवाल खड़ा करता है, क्या सरकार या नगर निकाय अपने नागरिकों को पसंद का शहर देने में सफल रहे हैं, इसे और अधिक रहने योग्य बना पाए हैं? भारत में स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन क्या भारत में स्मार्ट सिटी बनाने का टॉप डाउन दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण और दूरदर्शी लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र दृष्टिकोण है? हम सबसे बुनियादी स्तरों पर कौन सी संरचनाएं बना रहे हैं? क्या स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए आवंटित विचार और संसाधनों की योजना बनाते, रणनीति बनाते और क्रियान्वित करते समय आवासीय पड़ोस में रहने वाले निवासियों की आकांक्षाओं या अनूठी ज़रूरतों या उनके दिन प्रतिदिन की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रख पाए हैं? विश्व में किसी भी अन्य शहर की तरह भारतीय शहरों को भी अपने भूगोल, जनसंख्याकी और अर्थव्यवस्था के लिए अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संसाधन आवंटन, जनशक्ति, बजट, कानूनी अधिकार क्षेत्र इत्यादि के कारण प्रत्येक आवासीय कॉलोनी का प्रबंधन नगर निगमों, स्थानीय सरकार के लिए एक कठिन कार्य है। यह निवासियों के पास क्या विकल्प छोड़ देता है? आवासीय कॉलोनी में रहने वाले अपने दैनिक मुद्दों, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवासी किससे संपर्क करते हैं? आवासीय कल्याण संघ तब से अस्तित्व में है जब से आवासीय समुदायों का गठन किया गया है। दर्शकों ने कम से कम आरडब्ल्यूए और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सुना तो होगा, जो वे अपने संबंधित आवासीय कॉलोनी, पड़ोस या समाज के भीतर करते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नागरिक समाज की आम सहमति का बेहतरीन उदाहरण है। शहरी समस्याओं का उत्तर सामुदायिक निर्माण और आत्म प्रबंधन और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए एक उपकरण का स्वरूप है। आरडब्ल्यूए दिन प्रतिदिन अपने संबंधित कॉलोनियों के निवासियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अन्य माध्यमों पर बातचीत करते हैं और नागरिकों के मुद्दे और दर्द बिंदुओं को समझते हैं। आरडब्ल्यूए और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले निवासियों की आवाज़ बनने के उद्देश्य से आरडब्ल्यूए और प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में रहने वाले निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न दर्द बिंदुओं और मुद्दों को उजागर करने के लिए ये आवासीय रिक्त स्थान के अत्यधिक व्यवसायीकरण से संबंधित है। पार्किंग के मुद्दे, खराब कचरा प्रबंधन, सामुदायिक हॉल की खराब स्थिति, निवासियों की सुरक्षा, बेतरतीब विकास, विक्रेता प्रबंधन आदि। इस वीडियो से शुरू होकर हम दक्षिणी दिल्ली में विभिन्न आवासीय कॉलोनियों के पदाधिकारियों तक पहुंचेंगे और बैठक भी करेंगे और कुछ वरिष्ठ निवासी और कॉलोनी में रहने वाले अन्य निवासियों और दिल्ली एनसीआर में अपने आवासीय कॉलोनी पड़ोस में रहने के अनुभव के बारे में उनका क्या कहना है और वो क्या पसंद करते हैं और वे क्या बदलना चाहते हैं। इसे इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा आप लोगों तक लाने की एक छोटी सी कोशिश है। हमारा पहला वीडियो दक्षिण दिल्ली में एक आवासीय कॉलोनी को कवर करता है जिसे छतरपुर एन्क्लेव फेज़ 2 के नाम से जाना जाता है। हम छतरपुर एन्क्लेव फेज़ 2 के न्यू रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की महासचिव वानी
अग्रवाल से मिलेंगे। गुड मॉर्निंग वानी जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़? मेरा नाम वानी अग्रवाल है और मैं छतरपुर एनक्लेव फेज़ 2 की RWA से जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले कई सालों से लगातार कॉलोनी में इस पोस्ट पर काम कर रही हूँ। आपने रेसिडेंट्स के साथ लोकल अर्बन बॉडीज़ और MLA रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल गवर्नमेंट के साथ आपने काम किया है। हाँ जी। तो आपके ओपिनियन में सबसे ज़्यादा जो 3 बिगेस्ट पेन पॉइंट्स हैं जो आपने फेस किए हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ RWAs एंड रेसिडेंट्स विद इन दिस कॉलोनी, आपको क्या लगते हैं? Okay, the 3 biggest pain points for our colony. First, we are being declared as affluent, and this is main point or main thing which everyone asks in the colony when we are going to be regularized, when we will come out of unauthorized colony stigma. So first is this. Second is there is cleanliness issue, and third is water problem is there in the colony which we need to sort out. क्या आपको लगता है कि 5 वर्षों में जो RWA हैं, आपकी जो RWA की सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? और RWAs ने जो है अपनी रेलेवेंस अभी इस टाइम में, वो चाहे छतरपुर में हो या किसी और ऑथराइज कॉलोनी में हो या अनऑथराइज कॉलोनी में हो, क्या इन्होंने RWAs ने अपनी रेलेवेंस खो दी है क्या? 2 प्रश्न हैं इसमें आपके। पहला प्रश्न है कि क्या 5 साल में मेंबरशिप आपकी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? ऑब्वियसली बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेंबरशिप भी बढ़ेगी। ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, ज़्यादा लोग कॉलोनी में आ रहे हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो डेफिनेटली मेंबरशिप इज गोइंग अप। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि क्या RWA अपनी रेलेवेंस खो रही हैं या खो चुकी हैं, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में हो। तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि RWAs एक ऐसी बॉडी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उसका रेलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की RWA की बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी जिसको हम कहते हैं, कितनी अकाउंटेबल है लोगों के लिए और मेंबर्स कितने कमिटेड हैं अपनी कॉलोनी के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। तो भारत में आपको लगता है एक सेल्फ गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या यूटोपियन है? क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे? इसको हासिल करने के लिए RWA हमारे देश में अच्छी स्थिति में, अच्छे पोजीशन में है, और इसको प्राप्त करने के लिए, सेल्फ गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है ये एक्चुअली, बट इसको प्राप्त करने के लिए नागरिक, एक सिटीजन क्या भूमिका निभा सकते हैं? और यदि वे राज्य की दूरगामी नीतियों के बोझ से बचना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पर निवासियों के आकांक्षा और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए विफल हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमने, अगर आप गाँव में या छोटे शहरों में आए होंगे, देखा होगा, तो आपने हमेशा देखा होगा गाँव में पंचायत सिस्टम है, फिर ब्लॉक लेवल पे एक कमिटेड बॉडी होती है, फिर उसके ऊपर होती है, इस तरीके से एक स्ट्रेटा बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप सिटीज़ में आएँ या आप छोटी छोटी कॉलोनीज़ में आएँ या अपार्टमेंट सिस्टम इतने शुरू हो गए हैं, तो आप अपार्टमेंट आए, मान लीजिए 200 फैमिलीज़ का एक अपार्टमेंट है, तो अब उसके लिए तो आप एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ला नहीं सकते, एक इलेक्टेड बॉडी ला नहीं सकते। तो RWAs वहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उन 200 फैमिलीज़ की डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं या डे टू डे जो ज़रूरतें हैं उनको केटर करने के लिए या उनकी आवाज़ बनने के लिए कौन आएगा, तो वो इसीलिए वहाँ पर RWA रेलेवेंट हो जाती है। और हम उसको कह सकते हैं कि वो एक छोटी बिंदु है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो उन 200 अपार्टमेंट्स के लोगों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों का दिन प्रतिदिन ध्यान रख सकती है, बात कर सकती है, उनके चीज़ों को आगे रिप्रेजेंट कर सकती है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपने कहा कि कैसे हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में फिट होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमें गवर्नमेंट तक पहुंचानी होती हैं और उसमें RWAs एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। कि हमें, जैसे मान लीजिए आज पानी की दिक्कत है या हम कह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी एफुलेंट डिक्लेयर हो गई है, तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उनको पता नहीं है कि ये क्या है। तो RWAs का वहाँ पर रोल ज़्यादा आ जाता है और उनका रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो अपना वॉइस, अपने मेंबर्स का वॉइस आगे
रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ को भेज सकती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल काउंसिलर लेवल, एमसीडी लेवल। हम दिल्ली शहर की बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं और छतरपुर एन्क्लेव में हम हैं, तो एमपीडी का रेलेवेंस जो है एमपीडी 2041, जी इस डॉक्यूमेंट का जो विभिन्न क्षेत्रों से जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना इसमें इनपुट दिया है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में, जी तो उसमें क्या आपको लगता है आरडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है? क्या जो लोगों की एस्पिरेशन है या जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं सिटीजन्स की, ऑथराइज कॉलोनीज हो या अनऑथराइज कॉलोनीज हो, तो इन सब के नीड्स और एस्पिरेशंस को अकाउंट में लिया गया है इस डॉक्यूमेंट में, इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में? देखिए, जो मास्टर प्लान है तो एक ड्रीम डॉक्यूमेंट है, 2021 का भी था, 2041 का भी है। उसमें सारे ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात किया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपकी वाटर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका ग्रीन बेल्ट बनाना हो, चाहे हाउसिंग का हो, सो हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, सब पे बात की गई है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो एमपीडी 2041 में या 2021 में नहीं था। द ओनली डिस्पैरिटी या ओनली डिस्कनेक्ट वहाँ आता है कि एस्पिरेशंस हमारी बहुत हैं, बट एक्चुअल में अगर हमने देखा है क्या हमने 2021 इम्प्लीमेंट कर लिया है, नहीं कर पाए हैं। उसके भी चैलेंजेस हम ओवरकम नहीं कर पाए। जब हम उसके चैलेंजेस ओवरकम नहीं कर पाए तो हम कैसे सोच सकते हैं कि 2041 का एस्पिरेशन, हम जो एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट है हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब मान लीजिए मेरी ही कॉलोनी की बात करें, छतरपुर एन्क्लेव फेज 2 की, आज हमारे पास एक कनेक्टिविटी रोड है मेन रोड से। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, तो हमारा एक रोड है जो हम लोगों ने भी हमेशा देखा है कि भाई यूडी में हमारे जब नक्शे हैं तो एक रोड है 80 फुट का जिसको हम बोलते हैं, तो हमेशा हम लोगों की वो ख्वाहिश रही है कि भाई एक रोड की कनेक्टिविटी हमें और मिलनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हमें इस तरीके से प्लान करने के एक हमारी एंट्री रोड हो, एक एग्जिट रोड हो, तो हमें उस चीज़ों को प्लान करने के लिए एमपीडी डॉक्यूमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने क्वेश्चन भी रेज किया है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्वेश्चन था, उसमें मैंने अपना सजेशन भी दिया कि जो कॉलोनी में हमारी रोड है वो इंटैक्ट रहे और उसको किसी भी तरीके से हमारे कॉलोनी को जोड़ा जाए, जिससे हमारे 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बन पाए। क्या हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो इसमें आपको कुछ आइडिया है इस कंसेप्ट का, स्मार्ट नेबरहुड का? स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्मार्ट नेबरहुड्स कितना योगदान दे सकते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आरडब्ल्यूए क्या भूमिका निभा सकती है? जैसा मैंने बोला कि आरडब्ल्यूए एक ऐसी बॉडी होती है जो मतलब डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज की या डे टू डे नीड्स को केटर करती है। सपोज आज मेरी कॉलोनी में शटडाउन है बिजली का, तो लोग उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे या बात करेंगे या हमसे पूछेंगे भाई कब आएगा। आरडब्ल्यूएस छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर है, हम लोगों ने वो भी मॉनिटर किया। लोगों को हम लोगों ने उस सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करी जहां पर उनको इजीली वैक्सीनेशन हो जाए, या अपनी कॉलोनीज में भी हमने कई सारे वैक्सीनेशन ड्राइव्स किए। आरडब्ल्यूए डेफिनेटली हर आयाम को छू सकती है। एक स्मार्ट नेबरहुड बनाना जरूरी है, उसके बाद ही स्मार्ट सिटी बन सकती है। आपने मान लीजिए स्मार्ट सिटी बना दी लेकिन स्मार्ट नेबरहुड नहीं बना पाए तो वो रेलेवेंट नहीं है। कहते हैं ना, इमारत खड़ी करने के लिए फाउंडेशन जरूरी होती है। तो अगर फाउंडेशन आपकी वीक है तो आप इमारत कितनी भी शानदार बना लें, वो किसी ना किसी दिन भरभरा के गिरेगी। तो आपको स्मार्ट नेबरहुड पहले चाहिए, उसके बाद आपको स्मार्ट सिटी चाहिए। वो अपने आप ही बना लेंगे, स्मार्ट नेबरहुड अपने आप ही स्मार्ट सिटी बना लेगा। आप जो है ये 69 कॉलोनीज का जो एफ्लुएंट कॉलोनीज का इशू है उसको आप स्पीयरहेड कर रहे हैं, तो डीडी अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साइड से कुछ रिस्पांस कुछ आया है? देखिए, जब 2019 में एफ्लुएंट कॉलोनी की टर्म हम लोगों ने सुनी, स्पेशली 69 कॉलोनीज के लोगों ने सुनी, तो हम लोग भी थोड़े से भौचक्के रह गए कि कहाँ से हम एफ्लुएंट हैं। फिर हम लोगों ने मैंने उसी मंथ में ही आरटीआई डाली और आरटीआई में काफ़ी दिनों बाद रिप्लाई आया कि आप गैजेट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2019 पढ़ लीजिए, उसमें आपको एफ्लुएंट डिक्लेयर किया गया है। तो सरकार के पास, या कह सकते हैं डीडीए के पास या अर्बन मिनिस्ट्री के पास एक ही वही जवाब है। उस गैजेट नोटिफिकेशन का रेफरेंस हमें हर बार दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि सर्वे हुआ था और सर्वे में आप लोगों की कॉलोनी एफ्लुएंट डिक्लेयर हुई।
हम लोगों ने कई बार ये भी डिमांड करी, और आप मानेंगे कि हम लोगों ने पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, इनको हमने रेजिडेंट से भी मेल या लेटर्स लिखवाए, जिसमें हम लोगों ने पूछा अगर सर्वे है तो आप वो सर्वे शो कर दीजिए। मेरा 60 गज का मकान है या मेरा 100 गज का मकान है, वो कैसे एफुलेंट डिक्लेयर किया है आपने, आप वो बता दीजिए। घुमा फिराकर एक ही रिप्लाई हमारे पास आता है, गैजेट नोटिफिकेशन 2019, एंड डीडीए का रटा रटाया रिस्पॉन्स होता है, उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ही करेगा। तो हम फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही जवाब मिलता है। काफ़ी सारे लीडर्स को भी हमने अप्रोच किया, सबने हमें एश्योर किया कि 69 कॉलोनीज को भी जल्दी रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरे दिल्ली का डेवलपमेंट करना है तो आप पॉकेट सिस्टम नहीं बना सकते कि भाई हम यहाँ पर अच्छा कर देंगे, वहाँ पर रहने देंगे, तो पॉकेट सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते आप। और हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, अगर हम देश की राजधानी को एक आइडियल सिटी नहीं बना पाए तो हम कैसे ड्रीम कर सकते हैं कि हम पूरे देश को एक भव्य देश बना पाएंगे, एक भव्य राष्ट्र बना पाएंगे, जब तक हम अपनी छोटी और प्यारी राजधानी को एक सुंदर और स्वस्थ राजधानी ना बना लें। तो आपका जो मैसेज है RWS के लिए क्या रहेगा, रेजिडेंट्स के लिए और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल गवर्नमेंट के लिए? एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी, 69 कॉलोनीज़ में हम लोग ट्विटर कैंपेन भी रेगुलर चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स हमारी कॉलोनी से ट्वीट भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये मुद्दा हाईलाइट होगा, न्यूज़पेपर्स में भी कई बार दिया है, मेरा भी कई बार स्टेटमेंट आया है न्यूज़पेपर में, हमारे और कॉलोनीज़ के प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज का भी उसमें स्टेटमेंट आया है न्यूज़पेपर में। और सब लोग चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट हो तो फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट हो और सबका हो। अब दूसरा आपका लास्ट प्रश्न जो आपने किया कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एस्पिरेशनल स्ट्रैटेजी लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना हमें आना है। किसी भी सरकार को अगर कोई एस्पिरेशन या कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए कि हम स्टेप 1 पे ये करेंगे, स्टेप 2 पर ये करेंगे, 3 पर ये करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम RWS को डेफिनेटली अगर पॉलिसीज उनको बताएं या उनको बोलें कि इस तरीके से एक पॉलिसी आपके लिए है या लोगों के लिए है, तो RWS उस इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि जितना आप डेमोक्रेटिक रहेंगे लोकल लेवल पर, उतना ही आप अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। वानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना RWA टीम की तरह से आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमको अपने बिजी शेड्यूल से, और आपने पेशेंटली हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करी हैं। थैंक यू सो मच। और होपफुली हम इस प्लेटफॉर्म पर जो आज डिस्कस कर रहे हैं, वील गो बियॉन्ड दिस एंड वील अचीव मोर। थैंक यू।